हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज जो है लेक्चर नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर जो है हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसको जो है हम तभी सीख सकते हैं जब हम जो है लीनियर इक्वेशंस को अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमने कवर किया है, रैंक हमने कर लिया है, डिटर्मिनेंट हमने कर लिया है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसके कुछ पार्ट हमने लास्ट के 2 लेक्चर में कवर किया है और इस लेक्चर में थोड़ा सा रहेगा, इसको भी हम देखेंगे और बाकी हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को हम कवर अप करेंगे। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स करेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये जनरली एक रिप्रेजेंटेशन है। एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय अपेंडिंग the constant term right hand side value of a system of linear equations as an additional column to the coefficient matrix। देखो augmented matrix क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो है ax बराबर b है तो एक मैट्रिक्स a तो होगा ही होगा। क्लियर है? एक मैट्रिक्स a तो होगा ही होगा, लेकिन एक बी मैट्रिक्स को भी हम ऐसे डिनोट करेंगे, उसके साथ ही हम लिख देंगे, तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज जस्ट सिमिलर टू ax इज इक्वल्स टू b के बराबर होता है। क्लियर है? तो देखो अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊं तो हमारे पास मान के चलो कि एक a हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि a b c और d है, और b हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि x और y है। तो अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं तो a ऑगमेंटेड मैट्रिक्स b, इसको इस प्रकार से लिखेंगे और इसको लिखने का जो तरीका होगा a b c d, और ऐसे इस प्रकार से जो है एक डॉट डॉट लाइन लगाएंगे और यहाँ पर जो है x और y से हम इसको डिनोट करेंगे। तो दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर? अब यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास होता है ना, ये वाला, ये जो होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और जो इधर वाला जो है दिस इज द कांस्टेंट कॉलम। कांस्टेंट जो कांस्टेंट होता है ना राइट हैंड साइड में, आपको पता ही है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कॉलम हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट कॉलम बोल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 8, माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू माइनस 3, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4। तो ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स को लेकर के यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स बनाया है। आप देख सकते हो कि एक 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है और ये जितने भी 8 माइनस 3 4 है उसको हमने क्या कर दिया, इस साइड में लिख दिया है। दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना, एक फॉर्मेशन है, कुछ रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको मैंने बता ही दिया है। की पॉइंट्स क्या है? इफ a इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A augmented matrix B is ordered of m क्रॉस n प्लस 1। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? देखो ये होता है हमारा रो और ये होता है हमारा कॉलम होता है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलम हमारा क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 2 का है, तो आपने देखा है कि अगर ये रो है और ये अगर कॉलम है तो कॉलम हमेशा के लिए एक ऐड हो गया यहाँ पर, है ना, 1 प्लस 2 प्लस 1 हो गया। मतलब यहाँ से जो हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा 2 इंटू 3 का ऑर्डर बन जाएगा, हमेशा के लिए एक ऐड हो जाएगा। तो ये रहता है। इट इज यूज टू सॉल्व ए लीनियर सिस्टम यूजिंग रो ऑपरेशन। इसको हम लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। जनरली हम इसको यूज में तब लाते हैं जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, ये वाले नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है जहां बी हमारा क्या है, 0 नहीं होता है। क्लियर? रो ऑपरेशन ऑन ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी डू नॉट चेंज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। मतलब रो ऑपरेशन अगर हम लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो वैल्यू है, सॉल्यूशन है, वो चेंज नहीं करता है। इफ द लास्ट कॉलम बी इज 0 कॉलम इट बिकम द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम। अगर इस बी 0 है तो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही बन जाएगा। आपको पता ही है कि अगर ax बराबर b है तो ये b अगर 0 हो जाता है तो ax बराबर 0 हो जाता है, और ये क्या बन जाता है हमारा, एक सिंपल सा होमोजीनियस सिस्टम बन जाता है। और जब होमोजीनियस सिस्टम बन जाता है तो इसका एक हमेशा की सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको मुझे लगता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। अब ना यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बताने हैं, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, स्पेशली 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहला चीज देखो,
अगर हमें सॉल्यूशन पर बात करना है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन पर अगर हमें देखना है कि सॉल्यूशन को एक्चुअली में हम कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा अगर कंसिस्टेंट है, मतलब जो सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, कंसिस्टेंसी का केस क्या होता है, कंसिस्टेंट होने के लिए सबसे पहला चीज तो जो रैंक होता है ना, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा, अगर रैंक ऑफ ए के बराबर हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो अगर बराबर हो गया है तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कहलाता है। अब इसमें ना दो केस निकल के आता है, इसमें दो केस निकल के आता है। पहला मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जो रैंक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वो रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाए और वो n के बराबर हो जाए, है ना, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, n क्या है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। बी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी वो जो है छोटा हो जाए रैंक ऑफ ए n के, n अननोन वेरिएबल है, तो जो सॉल्यूशन हमारा होता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये फाइनाइट, यूनिक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले लास्ट लेक्चर में ही बढ़िया से अच्छे से बताया है। नहीं देखा है तो प्रीवियस के जो लेक्चर्स हैं उनको आप लोग देखो ज़रूर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि डायरेक्टली आप अगर 10वें 11वें लेक्चर में आ जा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, है ना। खाली लेक्चर आना है और ऐसे छोड़ के देख करके चला जाना है, आपको मन में भी यही लगा कि यार सर तो अच्छे नहीं पढ़ा रहे। तो अच्छा आपको तभी लगेगा जब आप एक एक लेक्चर आप देखोगे, क्योंकि मेरा लेक्चर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं एक टॉपिक को पर्टिकुलर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा कोर्स आपको करवा रहा हूँ जिसमें CSR नेट का दिसंबर 2026 का जो है प्रिपरेशन सीरीज़ है। तो कोर्स करवाने का मतलब क्या है कि भाई हर लेक्चर दूसरे प्रीवियस के लेक्चर से कनेक्टेड है, तो वो देखना आपको ज़रूरी है। दूसरा जो यहाँ पर मेन आता है एक वो है कि इनकंसिस्टेंट, अगर दूसरा वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट क्या कहता है कि अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी दोनों बराबर ना हो, है ना, किसके, रैंक ऑफ ए के, तो ये सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और इनकंसिस्टेंट में कोई अलग से केसेस नहीं बनता है, बस बराबर नहीं है तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसका कोई केसेस बनना मुश्किल है। तो यहाँ से आप लोग ये देख सकते हो, सेम चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखाया है, यही चीज़ आपको इस स्लाइड में यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा रैंक ऑफ ए, और वो अननोन वेरिएबल के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना। और n का मान जो है m से छोटी होनी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। क्या है, m अक्रॉस n, तो n का जो मान है ना, ये जो कॉलम नंबर है वो हमेशा के लिए छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए m के। तो ये चीज़ इन्होंने बताया है, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, तो ये जो है इस यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देख लेना। नेक्स्ट है कह रहा है कंसिस्टेंट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है जब हमारा जो रैंक है, मैंने बता दिया है, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ये जो है लेस हो किससे, r, मतलब n से छोटा हो। अगर ये r के बराबर आ रहा है तो ये r हमेशा n से छोटा होना चाहिए। जस्ट सिंपल मैंने यहाँ पर एक ही लाइन में लिख दिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि जो रैंक ऑफ ए है ना वो हमारा n से छोटा ही होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट की बात करें तो इनकंसिस्टेंट में जो रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर नहीं होता है, जनरली ये बड़ा हो जाता है। जनरली रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है बड़ी हो जाए रैंक ऑफ ए के तो उस कंडीशन में वो है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसके एक एग्जांपल है जो आप लोग यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट वगैरह है, कुछ है, तो आप एक बार कमेंट में इसको पूछ लेना। यहाँ पर नोट में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको देख लेना। यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, एंड देन नो सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको हम डिस्कस करते हैं। कल के लेक्चर में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उन क्वेश्चन में भी हमने बहुत सारा चीज़ें सीखा है, देखा है। तो यहाँ पर भी हम देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2,
2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है। तो अब हमको देखो इसको बताना है कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक है, इनफाइनाइट है, और वो हमें बताना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, ए मैट्रिक्स। क्लियर? तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 1 1, उसके बाद 1 2 3, और उसके बाद 2 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। और कांस्टेंट जो है, जो बी मैट्रिक्स है 1 2, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 3 हो रहा है। और एक्स जनरली एक्स वाई जेड ही है। अगर एक्स मैट्रिक्स को आप देखोगे तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड ये बन रहा है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रैंक निकालने पड़ेंगे, साथ में ही अगर निकालेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ देखो, ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी जो हमारे पास आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1 1 1 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 1 1। ठीक है, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को लिखने के लिए इस प्रकार से हम डॉट से दिखा सकते हैं, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और आपको पता है कि भैया जो बॉटम वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं भैया, जीरो बनाते हैं, और वो एक्लोन फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको जीरो बनाने के लिए, 2 को जीरो बनाने के लिए हम R3 तो देखो चेंज कर रहे हैं, तो R3 चेंज R3 माइनस 2 ऑफ R1 कर लो। एंड दूसरा हम और लगा सकते हैं कि भैया इसको भी जीरो कर सकते हैं, तो मतलब R2 चेंज R2 माइनस R ऑफ 1। ठीक है, तो अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारा होगा ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी, तो वो हमारा कैसा बन जाएगा, देखो ये तो एज इट इज रहेगा, है ना, ये एज इट इज रहेगा, बाकी ये चेंज होना है, ये जीरो हो जाएगा। 2 माइनस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, और 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ से 1 माइनस 2 R1, तो माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी सेम सिमिलर वही है, माइनस का 1 आ जाएगा। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 3 माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है भैया, हमें ये वाला एलिमेंट को भी कोशिश करना है कि ये चेंज हो। तो हम देखो इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दे रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा, पक्का है ना। तो यहाँ से हम दूसरा वाला जो है ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं, तो R3 चेंज R3 प्लस R2। क्लियर है, तो ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स जो होगा यहाँ से बनेगा 1 1 1 आर्गुमेंटेड 1, और R3 चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये 0 और ये 1, ये 2 और ये सेम वही रहना है। एंड 3 वाला चेंज हो रहा था, मतलब ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ रहा है, और 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 1 आर्गुमेंटेड, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जनरली 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ देखो, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है जीरो बनाने की? देखो इसको अगर हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, इससे घटाएंगे तो ये वाला चेंज हो जाएगा। तो जो जीरो बन गया है ना, उनको हमें नहीं छेड़ना है। अगर उनको हमने छेड़ना शुरू कर दिया तो फिर पूरा मैट्रिक्स गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि नॉन जीरो रोज जो हमारे पास आ रहे हैं, नॉन जीरो जो रोज हमारे पास आ रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट जो रोज आ रहे हैं, वो हमारे पास 3 आ रहा है। तो रैंक ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी देखो ये नॉन जीरो हमारे पास, तो ये भी हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो रैंक ऑफ ए है, ठीक है, जो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी आ रहा है, वो रैंक ऑफ ए ये बराबर आ रहा है। और जो अननोन वेरिएबल्स है कितनी है, 1 2 3, तो 3 हमारे पास अननोन वेरिएबल है, तो सबकी जो है क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, जो कि n के बराबर हो गया है। तो अब मैंने क्या बताया था कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट तो होगा, साथ ही साथ जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन है भैया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखो एक पॉइंट है, कह रहा है कि यहाँ से लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद द डिटर्मिनेंट ऑफ a does not equal to 0, then ax is equals to b always has a solution for any b। तो ये बात तो मैंने आपको वैसे बता दिया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो अगर कभी भी ax बराबर b है, तो उस कंडीशन में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a does not equal to 0 आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन होगा, है ना, हैज सॉल्यूशन होगा। मैंने बताया था आपको ये कि भाई इसका सॉल्यूशन हमेशा के लिए एग्जिस्ट जरूर करेगा। उसके बाद जो है और यूनिक सॉल्यूशन भी होता है ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। दूसरा तरफ मैंने आपको बताया था कि ये डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। दूसरा कि अगर
जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 है, तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्लियर, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये जब ax इज इक्वल्स टू बी का केस हम बताते हैं तो तीनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास होता है। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज होता है, और तीनों पॉसिबिलिटीज होने के साथ साथ अभी मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए बता भी दिया है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। अगर ये n के बराबर हो गया तो भैया यूनिक, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, अगर ये लेस देन n हो गया तो इनफाइनाइट, और अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी बराबर नहीं हुआ रैंक ऑफ ए का तो नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसके लिए कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। पॉइंट क्या है देखो, अगर यूनिक सॉल्यूशन है क्या, एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस ax इज इक्वल्स टू बी वाला कंडीशन है। तो नॉन होमोजीनियस अगर ax इज इक्वल्स टू बी वाला कंडीशन है तो सबसे पहला वाला कंडीशन कह रहा है कि अगर ax इज इक्वल्स टू बी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब हमारे पास उसके जो कर्नल है वो हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, सॉल्यूशन स्पेस 0 हो जाए, या फिर नलिटी 0 हो जाए, है ना। कर्नल 0 होने का मतलब क्या है कि नलिटी 0 हो जाए। तो नलिटी 0 है, इसका मतलब यह है कि दूसरी तरफ से अगर देखना हम चाहे तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है और जो ए मैट्रिक्स का रैंक है वो बराबर होना चाहिए, या फिर जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। ये सारे वही बातें हैं जो मैंने आपको प्रीवियस में बताए हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भैया ये कंडीशन होता है ना, तो जो नलिटी है वो 0 से हमेशा के लिए क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, है ना। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप एक चीज देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी हो सकता है, एक तो कंसिस्टेंसी का ये केस है ना, कंसिस्टेंसी का ये केस है। रैंक जो है नलिटी 0 से बड़ी होने का मतलब क्या है कि जो रैंक है वो पक्का n से छोटी हो जाएंगी। ठीक है ना, जो रैंक है वो पक्का n से छोटी हो जाएंगी, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में आ जाएगा। नो सॉल्यूशन का केस क्या है कि भाई जब ये कंडीशन आ जाए, बिल्कुल भी बराबर ही नहीं हो रहा है, या फिर डिटर्मिनेंट जो है 0 हो जाए, तो वो हमारा नो सॉल्यूशन का केस में आ जाता है। उसके बाद आता है कि सॉल्यूशन स्पेस ऑफ अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन स्पेस हमने देखा था जब हमने होमोजीनियस पढ़ा था, तो होमोजीनियस में हमने सिर्फ और सिर्फ देखा था कि जो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए है वो हमारा नलिटी ऑफ ए के बराबर आया था, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब हम नॉन होमोजीनियस पढ़ते हैं तो जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन किसका, कर्नल ऑफ ए का, वो हमेशा के लिए 1 प्लस नलिटी ऑफ ए के बराबर होता है, तो ये कर्नल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस सवाल को समझते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास ये जो है मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दी हुई है जो कि नॉन होमोजेनियस है, और इसके अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाना चाहे तो 1 1 1 2 5 4 5 7 8, तो आप यहाँ से देख सकते हो 1 1 1 2 5 4 5 7 8, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ से एक लकीर खींच देते हैं 1 5 7 15 1 7 15, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब उसके बाद देखो अप्लाई रो ऑपरेशन, अब यहाँ पर हमें 0 करना है, तो जब 0 करना है तो भैया यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, R2 चेंज, देखो इसमें तो इसको 0 करना है तो इसका मतलब R3 चेंज जो है R3 माइनस 5R1 कर सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, है ना, और R2 को भी चेंज कर सकते हैं तो 2R1 हो जाएगा। जब हम ऑपरेशन लगा देंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। क्या फिर से कोई 0 बनने की उसमें है, तो जो है इसको हम 0 बना सकते हैं अगर हम 3 से इसको गुणा कर दे, इसको 3 से गुणा कर दे और इसको 2 से गुणा कर दे, तो ये चीज़ हमारा 0 बन जाएगा। तो जब ये 0 बन जाएगा, देखो ये कंडीशन हमारे पास निकल के आ रही है। तो अगर यहाँ से हम एक चीज़ देखें, एक चीज़ को देखें यहाँ से, तो वो क्या आ रहा है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ अच्छे से एक बार ताकि आपको समझ में आए। देखो अगर मैं इसको इक्वेशन बनाना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई और जेड। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास जो है ये बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। दूसरा इक्वेशन देखो, ये वाई है ये और जेड है, तो 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 5, एक तो ये इक्वेशन बना है। तीसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, 5z इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से z का मान जो है 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। तो जब z का मान 4 आ गया तो बाकी के मान तो हम इजीली निकाल सकते हैं। z का मान जब 4 आ गया तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 3y प्लस 4z है ना,
तो 8 इज इक्वल्स टू 5, तो 3y और यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ नहीं, ठीक है, माइनस का 3 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू यहाँ से माइनस का 1 आ रहा है। तो जब z और y का मान मिल गया तो x का मान इजीली मिल जाएगा। तो x इज माइनस यहाँ से 1 और z का वैल्यू हमारे पास आया है 4 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें x, और यहाँ से जो है प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये वैल्यू भी इसका मिला है हमारे पास। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका यूनिक सोल्यूशन हमें मिल रहा है ना, और यूनिक सोल्यूशन जब हमें मिल रहा है तो s जो है हमारे पास क्या बन गया, h जो है हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 1 4 बन गया। तो अब डायमेंशन अगर निकालना है तो 1 प्लस नलिटी ऑफ ए, तो मतलब 1 प्लस नलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 1 प्लस 0 है ना। नलिटी ऑफ ए कितना है 0 आ गया, नलिटी तो इसके 0 ही है। अगर नलिटी अब अगर यहाँ से निकालोगे तो नलिटी तो 0 है, इसका रैंक तो 3 है, रैंक ऑफ ए जो है कितना है 3 है, तो नलिटी पक्का है 101% है कि 0 हो जाएगा। तो जब नलिटी 0 हो रहा है तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ कर्नल 1 आ जाएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इस सवाल को देखो, इसमें देखो यहाँ पर क्या कहा है, x y 2z इज इक्वल टू 5, 2x 3y z इज इक्वल टू 4, 3x 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 9 है। तो इसका डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस हमें निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस निकालने के सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालो। सेम प्रोसीजर से रैंक हमने निकालने की कोशिश किया, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गया। तो इसकी जो रैंक आई है देखो, रैंक ऑफ ए जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है 1 0 आ गया ना, तो 2 आ गया ना रैंक ऑफ ऑगमेंट। तो और नलिटी जो है कितनी आ गई देखो, नलिटी, हाँ यहाँ से देखते हैं, नलिटी ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी आई है, नलिटी ऑफ ए जो है 1 आई है हमारे पास, अगर इसमें से निकाले तो। ठीक है, नलिटी 1 आ गई। तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस निकालना है, तो 1 प्लस 1 जो है यहाँ पर जनरली 2 आ जाएगा। ये तो देखने वाली चीज है, विद इन अ सेकेंड हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डायमेंशन ऑफ कर्नल जो होता है नॉन होमोजीनियस के लिए वो हमारा 1 प्लस नलिटी ऑफ ए होता है। तो अगर 1 प्लस नलिटी ऑफ क्या है 2 है, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आप देख भी सकते हो 2 आ गया। बाकी जो रिड्यूस सिस्टम हमारे पास बन गया है, अब रिड्यूस सिस्टम कैसे बनाएं, देखो यहाँ से रिड्यूस सिस्टम बन जाएगा। क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5, और यहाँ से y माइनस का 3z इज इक्वल टू माइनस 6, और यहाँ से जो है तो हट गया है। तो अगर इसको जनरली सॉल्व आउट हम करेंगे, y के फॉर्म में हम इसको निकालते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। देखो अगर मैं x का मान यहाँ से निकालूंगा तो x से बराबर आ जाएगा 5 माइनस का y और माइनस का 2z आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू 5, y का मान जो है अगर हम निकालेंगे तो माइनस का 6z है, तो उसको सॉल्व करोगे तो भैया यही आएगा लास्ट में। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास बन रही है, इसको अगर देखेंगे तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं। तो कितना आ रहा है 1 प्लस यहाँ पर जो है ये z है, तो एक बार आ रहा है यहाँ पर, तो नलिटी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास आ रहा है वो 1 ही तो आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 1 ही आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। डिपेंड तो ये तो डिपेंड कर गया है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है हमारे पास, तो एक बार आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन ऑफ कर्नल हो जाएगा फॉर द नॉन होमोजेनियस सिस्टम वो हमारे पास 2 हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब इस सवाल को देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड ऑल द पेयर्स a, b ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच द इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड द नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। तो जब ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी बनाएंगे तो यहाँ से देखो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 3 है, जेड का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 0 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर 4 और ये ए आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1, और ऑगमेंटेड में यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली इधर आ जाएगा 2, और यहाँ पर जो है 0 आ रहा है, और 3z आ रहा है। ऑगमेंटेड यहाँ पर कितना आ रहा है, b आ रहा है। तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा बन जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसका जो है रो ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगा करके इसको एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जब इसको रो ऑपरेशन लगाएंगे, देखो ये 0 करना है जनरली, तो इसको 0 करने के लिए देखो यहाँ से इसको भी 0 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो R3 चेंज वाला लगाओ, R3 चेंज R3 माइनस 2 ऑफ R1
एंड दूसरा जो यहाँ पर लगेगा ऑपरेशन R2 चेंज R2 माइनस 4 ऑफ R1, यही तो आएगा 4 ऑफ R1। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी जो हमारे पास आएगा, और आपको पता है कि इसका वैल्यू किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा, तो पहला वाला तो बिल्कुल चेंज हो नहीं रहा है, तो इसको हम एज इट इज उतार देंगे, 1 आ गया। देखो अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 माइनस 4 R1, तो यहाँ तो आ गया 0, R2 माइनस 4 R1, तो A माइनस 4 का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, एक और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो मतलब इसको अगर सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा इधर सटा के लिखते हैं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, A माइनस यहाँ पर 12 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए R2 माइनस 4 R1, तो यहाँ पर 1 ही रहना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 4 R1, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया ये हमारा, ठीक है। माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली R3 को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर देखो R3 माइनस 2 R1, तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर जनरली माइनस का 6 आ रहा है, और यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर तो 3 ही रहना है, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स B और B माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा, B माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो कुछ और 0 बनने की अगर पॉसिबिलिटी है तो और 0 हम बनाएंगे, देखो इसको भी हम यहाँ से 0 क्या बना सकते हैं, इसको भी अगर हम 0 बना सकते हैं, तो R3 को अगर चेंज कर रहे हैं, R3 चेंज माइनस 3R2, तो ये वाला जो है क्या यहाँ पर 0 बनाने की पॉसिबिलिटी है इसको, हाँ यहाँ पर 0 बना सकते हैं ना, तो इससे चेंज नहीं होगा। तो एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दूसरा यहाँ पर बनाना है हमें, देखो ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला 0 बन जाएगा, तो R3 चेंज R3 माइनस 3R2 कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, R2 कर रहे हैं, तो ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स B जो हमारे पास अब बन के आ रहा है वो क्या बन रहा है, देखो 1 3 0 है ना, यहाँ पर 1, इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो A माइनस 12, और यहाँ पर 1 आर्गुमेंटेड यहाँ पर माइनस का 4, और हम R3 को चेंज कर रहे हैं, तो जनरली ये तो हमारा 0 आ जाएगा, माइनस का 6, और यहाँ पर जो है माइनस का 6, देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस का 6 और माइनस का 3 R2, तो A माइनस ऑफ 12, तो माइनस 6 माइनस का 3A माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 माइनस का 3A हो जाएगा, ठीक है, 30 माइनस 3A हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 30 माइनस 3A। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 3 माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, और इसकी मैं अगर बात करूँ तो R3 माइनस 3R1 3R2, R2 हमारे पास माइनस का 4 है, तो B माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12 और B और यहाँ पर प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है, B प्लस 10 हो जाएगा, B प्लस 10 हो जाएगा। तो अब ये चीज़ तो हमारे पास क्या बनी है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब आप लोग पूछोगे कि सर आपने ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है, बनाया है, इसकी ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ कहा है, हमें बनानी पड़ेगी, और उसको कैसे करना है देखो यहाँ पर क्यों बनाया वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन देखना है हमें। यूनिक सोल्यूशन होने के लिए एक कंडीशन होता है कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, है ना, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर लेकर के सॉल्व करूंगा। देखो रैंक ऑफ पहला वाला कंडीशन फॉर द यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या है? अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और जो रैंक ऑफ ए है वो बराबर हो गया है अननोन वेरिएबल्स के, तो यहां पर आप समझो कि दोनों का जो रैंक है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि एक तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, एक तो कंडीशन ये भी है कि डिटर्मिनेंट हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो हो जाना चाहिए। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये कंडीशन भी तो ट्रू है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो भाई डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और सही से इसको मैं लिख दूंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ n ना लिख करके मैं अगर यहाँ 3 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? अननोन वेरिएबल कितना है? अननोन वेरिएबल 3 ही तो है, x y और z है हमारे पास। देखो x y और z 3 ही तो अननोन वेरिएबल, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा। तो
डिटर्मिनेंट देखो, एंड दूसरा चीज यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन के लिए यही होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब होगा, आओ चलो देखते हैं। अगर यहाँ पर देखो ये हमारे पास आया है, अगर इसका डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा देखो ये टोटल ए है और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारा बी मैट्रिक्स, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो डिटर्मिनेंट देखो, अगर ये वाली पूरी जीरो हो गई तो डिटर्मिनेंट जीरो बन जाएगा। अगर ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये अगर आपका जीरो हो गया तो फिर तो डिटर्मिनेंट ही पूरा जीरो बन जाएगा। डिटर्मिनेंट जो ए है वो तो पूरा ही जीरो बन जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे नॉन जीरो पाने के लिए कि भाई ये बराबर नहीं होना चाहिए, जो 30 है वो माइनस का 3a जो है ये जीरो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट जीरो होते ही जो है हमारा यूनिक सोल्यूशन वाला केस तो खत्म हो गया। तो जब यूनिक सोल्यूशन का केस लगाना है तो 30a माइनस 3a जो है वो नॉन जीरो के बराबर होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। 30 माइनस 3a जो है 30 माइनस 3a जो है वो हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 30 डज नॉट इक्वल्स टू 3a होना चाहिए, और जो a है वो हमारा 10 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर 10 के बराबर हो गया तो वो यूनिक सोल्यूशन नहीं रहेगा। समझ में आया, वो यूनिक सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी है वो बराबर तो होना चाहिए ए के, लेकिन एन से हमारा छोटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, एन से छोटी होनी चाहिए। एंड साथ में अगर एन से छोटी है तो पक्का जो हमारा नलिटी होगा ना, ए मैट्रिक्स की जो नलिटी होंगी वो हमारी जीरो से पक्का 100% बड़ी होनी चाहिए, है ना, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। रैंक छोटी होगी तो जाहिर सी बात है कि नलिटी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। तो अब आओ उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पर, क्लियर, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पर चलते हैं। फॉर दिस, इसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है कि भाई दो चीजें हैं कि जो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी है वो हमारा रैंक ऑफ ए के बराबर हो जाए और लेस देन एन हो जाए, और साथ ही साथ जो नलिटी ऑफ ए है वो हमारा जीरो से तो पक्का जो है बड़ी होनी चाहिए ना भाई, जीरो से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। यही तो मैंने अभी लिखाया है, जीरो से बड़ी हो जाए। तो यहां से इसको मैं मिटाता हूं, जीरो से बड़ी हो जाए, तो यहां पर ग्रेटर देन जीरो में कर देता हूं, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो, अगर ये लाइन पूरी जीरो हो गई, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर ये लाइन पूरी जीरो हो गई तो जो है, ये लाइन अगर पूरी जीरो हो गई तो जो है हमारे जो रैंक, इसका जो रैंक हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अगर ये जीरो हो गई तो इसकी रैंक तो छोटी हो जाएगी। कितने, 3 से छोटी हो जाएगी, एन से छोटी हो जाएगी। क्लियर है, 3 से छोटी हो जाएंगी। तो मैं इसको और भी बेहतर तरीके से अगर मैं लिख दूं तो यहां पर मैं एन ना लिख करके यहां पर जो है मैं लिखूंगा 3, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3 लिख दूंगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमारा जो है अगर जीरो हो गया तो फिर तो जो ए का जो रैंक है वो हमारा पक्का ही है कि जो है छोटी हो जाएगी एन से, है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो छोटी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला कंडीशन तो हमारे पास ये बन गया कि ये हमारा जीरो बन जाएगा। अगर ए मैट्रिक्स के केस में देखें तो 30a क्या बन जाएगा, देखो 30a माइनस 3a माइनस 30 इज इक्वल टू 0 बन जाना चाहिए। दूसरा, हम अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का केस पढ़े, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का अगर केस हम पढ़े तो वहां उसका जो रैंक है वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए। मतलब इसकी जो रैंक है वो भी हमारा जो है 3 से छोटी हो जानी चाहिए। तो जब इस पूरे को हम देखेंगे तो ये भी हमारा जीरो हो जाना चाहिए, है ना। इस कंडीशन में ये भी हमारा जीरो हो जाना चाहिए। अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को देखें तो ये भी जीरो होना चाहिए। एंड दूसरा हमारे पास क्या मिल रहा है, दूसरा जो मिल रहा है हमारे पास वो मिल रहा है b + 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर मैं a का मान निकालूंगा तो वो तो हमारे पास आ जाएगा 10, a का मान कितना आ जाएगा 10, और यहां से अगर मैं b का मान निकालूंगा तो वो आ जाएगा -10। तो अगर a का मान 10 हो जाए और b का मान -10 हो जाए तो उसके लिए हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा एक कंडीशन और है, और वो क्या है, नो सॉल्यूशन वाला, नो
सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कब होता है? नो सोल्यूशन के लिए आपको मैंने बताया था कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी और जो है रैंक ऑफ ए ये बराबर नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा पूरी पूरी जीरो हो सकती है, हो जानी चाहिए। तो अब इस कंडीशन को देखते हैं कि दोनों का रैंक जो है हमारा बराबर नहीं हो, तो उस कंडीशन में देखो, अगर इसका रैंक और इसका रैंक, पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ऑगमेंटेड बन गया, और अगर सिर्फ ए को देखूं तो ये हमारा ए मैट्रिक्स ही बन जाएगा। तो अगर इनके रैंक की हम जनरली बात करें तो देखो, इसका रैंक अगर यहां पर देखो, ये अगर मैं जीरो बना दूं और ये अगर नॉन जीरो रहता है तो पक्का रैंक डिफरेंट आ जाएगा रैंक में, कि दोनों का रैंक हमारा बराबर नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूं, या तो इसको जीरो बना दे, इसको नॉन जीरो बना दे, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो उससे क्या होगा, रैंक देखो, यहां पर थोड़ा सा मैं गलत बोल गया हूं। अगर मैं इसको जो है जीरो बना भी देता हूं, इसको मैं अगर जीरो बना भी देता हूं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो तो 3 आएगा, क्योंकि नॉन जीरो है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना ही पड़ेगा, और इसको जब जीरो बनाऊंगा तो जो ए मैट्रिक्स का जो रैंक है, जो ये ए मैट्रिक्स का रैंक है, वो पक्का जो है इसको नॉन जीरो बनाने पर ये छोटी हो जाएगी, इसकी रैंक बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि जो 30-3a है वो मैं जीरो बना दूं, एंड साथ ही साथ b प्लस जो 10 आया उसको मैं क्या कर दूं, नॉन जीरो बना दूं। तो इससे क्या बन जाएगा, हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमें नो सोल्यूशन चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो a आ रहा है, जो हमारे पास a आएगा वो हमारा 10 आ जाएगा, और जो b आएगा वो हमारा 10 माइनस का नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन जो है हमारा बन जाएगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, इन तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखो, कह रहा है कि अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है, इसका अगर एक सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन है। ठीक है, सॉल्यूशन होने के लिए देखो, हमारे पास ओनली y इज इक्वल्स टू दिस, only for y is equals to this and only for y is equal to this for all y belongs to R3। तो अब यहां पर समझो कि अगर मैं इस सवाल को देखूं, कह रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax is equals to y has a solution। तो सबसे पहला चीज तो, अगर ax बराबर y दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक नॉन होमोजीनियस हो गया ना, नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो गया, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो गया। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए जो है हैज अ सॉल्यूशन कह रहा है, तो सॉल्यूशन होने के लिए पक्का है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तभी जो है सॉल्यूशन हो सकता है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी जा करके सॉल्यूशन जो है हो सकता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर डिटर्मिनेंट जीरो अगर है तो क्यों सॉल्यूशन नहीं हो सकता? तो भैया डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो यहाँ तो भैया दो कंडीशन बन जाती है ना, एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकता है और एक तो नो सॉल्यूशन वाला केस ही बन सकता है ना, एक नो सॉल्यूशन वाला केस ही बन सकता है। तो अगर सॉल्यूशन है तो 101% है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही केस में हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन होगा ही होगा। अगर जीरो आ जाता है डिटर्मिनेंट, और तो उस कंडीशन में हम जो है नहीं कह पा रहे पूरा प्रॉपर तरीके से कि उसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो सॉल्यूशन होगा ही होगा वाला केस में जो है नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर नॉन जीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो अब इसकी अगर मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँ तो देखो कितना आ रहा है। डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करा जाए तो आप देख सकते हो कि किसी भी y के लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो यहाँ से, तो यहाँ से अगर a का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 0 5 और 1 2 3 -1 5 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा -1। सॉल्व करते हैं, 25 आ रहा है और माइनस का 4 आ रहा है, एंड गलत हो गया, एक इसको सही नहीं बिठा पाए हम लोग, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाह रहे हैं हम। तो भैया शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए तो फिर सही से बिठाना पड़ेगा ना फिर आपको। 2 0 5 1 2
3 -1 5 1। अब इसको 5 को यहाँ लिख दो, 1 को यहाँ लिख दो, 2 को यहाँ लिख देंगे, -1 को। अब मैंने ये चीज़ आपको बता रखा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 25 आ जाएगा। फिर दूसरे वाले के लिए 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 4 आ जाएगा। फिर जो है 4 आ जाएगा तो इसके लिए 0 आ जाएगा। ये तो इतना आ गया। माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 ने 10 माइनस का 10 हो जाएगा। फिर हमारे पास 5 6 पंजे 30 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 30 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया 29 और ये हमारे पास आ गया लगभग 20। तो ये जनरली 9 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जो है ये 0 तो नहीं है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो आ गया। पता इससे तो यहीं पर पता लग गया है कि ये जो है सॉल्यूशन है तो नॉन जीरो का केस बन रहा है। तो जो नॉन जीरो का केस बन रहा है, एक चीज समझना, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए भैया वाई फॉर ऑल वाई के लिए यूनिक सॉल्यूशन बन सकता है ना, किसी भी वाई के लिए ये वाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। आप कोई भी मान ले लो यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। वाई कोई भी वाई उठा लो आप, यूनिक सॉल्यूशन ही बनना है इसका। तो इसका डी ऑप्शन जो है यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, सही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके कुछ और क्वेश्चन अगर ऐड किया है मैंने, हाँ और भी क्वेश्चन है यहाँ पर ऐड किया है मैंने। इस क्वेश्चन को आप देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हमारे पास दिया है और वेयर अल्फा बीटा जो है आर से आ रहा है। ए हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा इज इक्वल टू 5, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा, नो सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा डज नॉट इक्वल टू 5, यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा डज नॉट इक्वल टू 1। तो सवाल आता है कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन पर बात करनी है। तो सॉल्यूशन पर बात करना बड़ा आसान है, मैंने आपको सब बता ही दिया है। तो सॉल्यूशन पर आप बात कैसे कर सकते हो, मैं इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करो आप। सबसे पहला तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। तो जब मैं आपको ना डायरेक्ट बता दे रहा हूँ इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, और जब रैंक वगैरह सब निकाल करके हम डाल देंगे ना, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरा क्या है, देखो यार ऐसा बन जाएगा। सॉल्यूशन कर लेना इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए 1 1 1 और 0 -1 0 0 अल्फा -1 एंड दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 3 1 एंड दिस इज बीटा -5। तो ये बीटा -5 हो गया। ये ना रो एक्लोन फॉर्म है, मैंने बना दिया है, मतलब इसमें ऑपरेशन लगा जरूर लेना, ठीक है ना। इसमें बता दे रहा हूँ आपको सॉल्यूशन कैसे करनी है। ऑपरेशन रो ऑपरेशन में कह देता हूँ यहाँ पर, रो ऑपरेशन लगा लेना, ठीक है, लगा लेना। इसको लगा करके सॉल्व करके देख लेना क्या आ रहा है, यही आएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहला चीज तो हमें देखना पड़ेगा कि फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा इज इक्वल टू 5, अगर बीटा 5 हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है बी का जो रैंक है वो हमारा रैंक ऑफ ए छोटा हो जाए ना। अननोन वेरिएबल 3 है तो 3 से छोटा हो जाना चाहिए, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जब, और इसका मतलब क्या है कि भैया जो नलिटी है वो हमारा पक्का है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि भैया रैंक अगर 3 से छोटी हो रही है तो नलिटी तो बड़ी होनी है। तो नलिटी अगर देखो, नलिटी जो है, नलिटी किसकी, नलिटी जो है ए मैट्रिक्स की नलिटी। तो अगर देखो अल्फा अगर हमारे पास 1 हो गया, अल्फा अगर 1 हो गया तो नलिटी 0 से बड़ी हो जाएगी। तो अल्फा 1 के लिए तो यहाँ पर कह रहा है कि फॉर एनी अल्फा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अल्फा 1 के लिए तो बन रहा है लेकिन एनी अल्फा के लिए तो बन ही नहीं रहा है। बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा अगर में 5 हो गया तो ये तो 0 हो गया। तो बात तो फिर बस बन ही नहीं रही है ना, बात नहीं बन रही है। फिर कोई भी अल्फा के लिए बीटा 5 के लिए तो बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ऐसे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए यहां पर कहा जा रहा है फॉर एनी अल्फा एंड एनी बीटा। तो देखो अगर मैं बी ऑप्शन पर जाऊं तो बी ऑप्शन पर मैं अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कह रहा है, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है यहाँ पे। तो अगर ये चीज आ रहा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, है ना, ये चीज होना चाहिए। यही तो होता है ना, यही तो होता है कि अगर ये चीज आ रहा है तो ये कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा,
है ना, कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। और लेकिन यहाँ पर क्या करें, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो हम कोई सोल्यूशन के लिए तो हम नहीं देख रहे, हम सोच रहे हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उसका क्या कंडीशन, यही कंडीशन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर देखो अल्फा माइनस वन अगर जीरो हो जाए, ठीक है, और ई जो है हमारा नॉन जीरो हो जाए, मतलब बीटा माइनस फाइव जो है नॉन जीरो हो जाए, तो रैंक और इसके रैंक जो है दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू वन और बीटा जो है माइनस का 5 नहीं होना चाहिए। तो भैया ये कंडीशन भी गलत हो गया। कह रहा है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। अगर अल्फा वन हो गया और बीटा जो है माइनस फाइव हो गया, तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बीटा डज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा। यहां से देखो इस चीज को, हम सी वाला ऑप्शन को देख रहे हैं ना यार, थोड़ा यहाँ पर बाय मिस्टेकली मैंने बोल दिया है। देखो नो सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा डज नॉट इक्वल टू 5, तो एनी अल्फा तो नहीं है ना, अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो नो सॉल्यूशन का केस तो यही बन रहा है। तो अल्फा का मान तो 1 होना चाहिए ना, एनी अल्फा तो नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर, इसके बाद देखो यहाँ पर अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात करूँ, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जब जीरो कब नहीं होगा, जब ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब अल्फा माइनस वन जो है ये जीरो ना हो, तो अल्फा का मान जो है माइनस प्लस का 1 नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा डज नॉट इक्वल टू 1, तो बिल्कुल सही बात है, बीटा का मान तो कुछ भी ले लेते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन तो हमें तो सिर्फ इससे मतलब है ना, ये बिल्कुल हमारा जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ये बिल्कुल हमारा जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखो बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो पहले ऑप्शन से देखो बी ऑप्शन भी हमारा यहां पर जो है मिल जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन जो हमने करा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, इनकरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए एटलीस्ट वन के लिए तो भाई जरूरी है ना, कोई भी अल्फा और बीटा के लिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना। एक सोल्यूशन तो हो ही जाए, अब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन के लिए तो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मना कर दिया है ना कि भैया एक होगा और -5 होगा, तो भैया इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन इस कंडीशन के लिए हो जाएगा। तो एनी जब बात आ रही है ना, एटलीस्ट वन सोल्यूशन फॉर एनी, तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन भी हमारा जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर तो हमने माइनस का है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। क्लियर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसमें देखो अगर यहाँ पर बोला है कि हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से लिखूंगा, अब बहुत ज़्यादा समय इसमें मैं नहीं लगाऊंगा। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है यहाँ पर अगर लिखे, तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है हमें, ये तो हमारे पास 1, ये हमारे पास 3 और यहाँ पर अब 2 आ जाएगा, ये 2 ये 1 ये माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है x और 4z है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 14 आ रहा है। और ऑगमेंटेड की अगर बात करें तो यहाँ पर तो आ रहा है k, यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 10, ठीक है, ये आ रहा है। तो अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाले तो हम रो एक्लोन फॉर्म करके अगर निकाल दें, हम मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लगा करके देख लेना, ऑपरेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम में आप ये ऑपरेशन लगाओ, कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, देखो ये हो जाएगा 5 वाला, और इससे भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एक तो हमारे पास R2 चेंज R2 माइनस 2R1 वाला बन जाएगा, एंड दूसरा जो है R3 अगर मैं बदलता हूँ तो R3 माइनस 5 ऑफ R1, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो एंड उसके बाद जो है एक ऑपरेशन और लगाना, जब मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा तो एक ऑपरेशन और बनाना, चलो यहीं पर मैं लिख भी देता हूँ। तो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बी हमारे पास बन जाएगा इस ऑपरेशन को लगाने के बाद, वो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा 1 3 2 0 माइनस 5 यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 8 बन जाएगा, और 0 माइनस का 15 माइनस का 24 यहाँ पर बन जाएगा, एंड ऑगमेंटेड इसको मैं लिख देता हूँ के, और ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2k बन जाएगा, और यहाँ पर 10 माइनस 5k बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक ऑपरेशन और अगर हम लगाते हैं, देखो R3 चेंज R3 माइनस 3R2, तो यहाँ से देखो ये 0 बन जाएगा,
समझ में आ रहा है? तो ए आर्गुमेंटेड बी बन जाएगा, जो हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 3 2 के, और R3 चेंज करें तो इसमें से कोई मतलब नहीं है हमें, 5 - 8, और यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 के, और ये तो 0 है ही ऑलरेडी, ये आ जाएगा 0, और यहाँ से ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड के -2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया फाइनल। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर, फिर वही चीज़ हम ए ऑप्शन पर बात करते हैं, हर एक ऑप्शन पर चेक करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन के लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, है ना। चलो इसको मैं कर लेता हूँ ए ऑप्शन के लिए। देखो यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है k इज इक्वल टू 2 के लिए, है ना, k इज इक्वल टू 2 के लिए यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होता है कि रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी है वो बराबर होना चाहिए रैंक ऑफ ए का, और वो बराबर होना चाहिए भाई 3 वेरिएबल तो 3 के बराबर होना चाहिए। देखो 3 के बराबर कब होगा रैंक 3 के बराबर कब होगा? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो रैंक तो सवाल ही नहीं बन रहा है ना, रैंक तो यहाँ पर 3 होने का सवाल ही नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 0 हो गया है, कोई ऑप्शन हमारे पास बचा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई ऑप्शन हमारे पास जो है बचा ही नहीं है। तो अगर देखो रैंक और इसकी जो रैंक है द के इज इक्वल टू, अगर 2 k - 2 इज इक्वल टू अगर 0 कर दे तो दोनों का जो रैंक है वो हमारे पास 3 के बराबर नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब जो है ये ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया, k इज इक्वल टू 2 के लिए। अगर 2 यहाँ पर मैं रख दूं तो इसका जो रैंक है इसका रैंक बराबर तो आ जाएगा, लेकिन अननोन वेरिएबल के बराबर नहीं आ पा रहा है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अननोन वेरिएबल के बराबर। इसकी रैंक 2 आ जाएगी और k इज इक्वल टू रखने इसकी रैंक 2 हो जाएगी, लेकिन ये आ जाएगा। तो फॉर k इज इक्वल टू यहाँ पर मैं कर देता हूँ, देखो फॉर k इज इक्वल टू 2, जब k इज इक्वल टू 2 करोगे तो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी इसका तो 2 आएगा, और रैंक ऑफ ए का जो ए आएगा वो भी 2 आएगा, बट अननोन वेरिएबल जो है n इज इक्वल टू 3 आ रहा है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बट डज नॉट इक्वल टू 3 है। ये दोनों तो बराबर आ गया, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो ऑप्शन है इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू 2। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमने क्या देखा था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब होता है जब इनके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारा 3 से छोटा हो जाए, n से छोटा हो जाए। तो भैया 3 से छोटा हो रहा है, भाई इसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है? फॉर k इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, फॉर k इज इक्वल टू 2, बस बिल्कुल सही बात है। फॉर k इज इक्वल टू 2 के लिए आप देख सकते हो कि जो रैंक है वो जो है इसके छोटा है, तो इससे पहला वाला ऑप्शन मतलब अगर दूसरा अगर फॉर यहाँ से अगर देखो फॉर k इज इक्वल टू 2 तो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी ये भी 2 आ जाएगा, और रैंक ऑफ ए जो है ये भी 2 आ जाएगा, और इन दोनों का जो हमारे पास आ रहा है वो पक्का लेस देन 3 तो है ही ना, है ना, लेस देन 3, ये भी 2 है, ये भी 2, लेस देन 3 आ रहा है, तो मतलब बी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बी करेक्ट हो गया। अब इस पर चलते हैं, नो सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू 2, तो बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं, k इज इक्वल टू 2 रखने पर इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन तो बन ही रहा है, तो बी करेक्ट होगा, ये गलत होगा। यूनिक सॉल्यूशन फॉर k डज नॉट इक्वल टू 2। अब यूनिक सॉल्यूशन फॉर k डज नॉट इक्वल टू 2, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, जब डिटरमिनेंट तो 0 आ ही रहा है a का, तो मतलब ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ गई। अब मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को दूंगा घर के लिए, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना। मैं जनरली देखता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो मुझे लगता नहीं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी अपनी कर रहे हो। ठीक है, और ये एक PYQ है, इसको एक बार ज़रूर सॉल्व करना। होमवर्क मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसमें ये कहा है कि कंसिडर द सिस्टम, ये हमारे पास दिया हुआ है, इन 3 अननोन एंड 1 रियल पैरामीटर k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ k इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। मतलब एक सॉल्यूशन हुए,
तो के किस वैल्यू के लिए है वो आपको बताना है कि के किस वैल्यू के लिए है। तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालो, उसका आप रैंक वगैरह निकालो, देख लो क्या आ रहा है। आपको जनरली इससे डायरेक्टली यहीं से पता लग जाएगा। कंसिस्टेंट होने के लिए डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आप जो है क्या कहते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल दो, डायरेक्ट ही पता लग जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकाल रहे हो तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। तो डिटर्मिनेंट देखो, चलो ए मैट्रिक्स करवा ही देता हूँ मैं इसको, क्योंकि PYQ है तो इसको ज़रूरी है करवाना, मैं करवा देता हूँ। बाकी इससे प्रीवियस वाला सॉल्व करना। ये आ जाएगा यहाँ पर 2y, यहाँ पर आ जाएगा k, और ये जो है यहाँ पर z तो हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद जो है x का कोफिशिएंट यहाँ पर k है, y का यहाँ पर 2 है, z का यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर y का तो k है, x का 0 है, मतलब यहाँ पर k, और z का भी k आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट के लिए देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट 2k0 k2 0 0k और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा k, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0। चलो इसको ये सॉल्व करते, ये 0 और यहाँ पर प्लस का 4k आ जाएगा और यहाँ पर ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो माइनस यहाँ से ये आ जाएगा k की पावर 3 और बाकी सब देखो यहाँ से 0 ही हो रहा है, ये 0 हो गया। तो 4k माइनस k की पावर 3 और डिटर्मिनेंट जो है ना यूनिक है, तो भैया कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के लिए डिटर्मिनेंट जो है हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम k को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 4 माइनस k स्क्वायर बन रहा है, जो कि 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होगा मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं 0 हमारा नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से और थोड़ा सॉल्व करूँ, 2 का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ से देखो k, यहाँ पर 2 माइनस k और एक आ रहा है 2 प्लस k, ये जो है 0 हमारा नहीं होना चाहिए। तो एक तो k का मान 0 नहीं होना चाहिए, k का मान जो है 2 नहीं होना चाहिए और -2 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो फॉर विच वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट होने के लिए 0, 2 और -2 नहीं होना चाहिए। तो 0 क्या है यहाँ पर 0, 2 और -2 ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो फिर सिस्टम जो है हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारे पास, मतलब 1 हो जाएगा। k का वैल्यू अगर 1 है तो जो है k का मान अगर 1 है तो ये हमारा क्या कह रहा है, इन 3 unknowns and 1 real parameter k for which of the following values of k is the system of linear equation consistent, ठीक है। तो भैया 2 तो नहीं हो सकता है, कंसिस्टेंट के लिए 2 नहीं हो सकता है, -1 भी नहीं हो सकता है और -2 भी नहीं हो सकता है। तो प्लस का 1 ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास, ठीक है। प्लस का 1 एंड माइनस का 1 भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी। 2 और -2 तो नहीं हो सकता है, अगर ये हो गया तो ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आया? इसका मतलब 1 और -1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है, तो इसको आप देख लेना। k इज इक्वल टू अगर 1 कर लो और -1 कर लो, यहाँ पर रख करके देख लेना, तो जो है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारा कैसा आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी अगर डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर k को 2 नहीं है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं k इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 1 हैज कंसिस्टेंट, इसको लिख देना आप कंसिस्टेंट। अब चूंकि ऑप्शन में दिया हुआ है तो भाई वही चीज है, बाकी अब रख करके भी एक बार चेक करके देख लेना, क्योंकि -2 और +2 के लिए तो भाई मना कर ही दिया है, पहले से ही मना कर दिया कि 0 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज हो गया, अगर ये चीज हो गया तो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, ये चीज नहीं होना चाहिए। यही तो यहाँ पर बोला है कि ये वैल्यू नहीं होना चाहिए तो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए क्या है भाई, 1 और -1 हो सकता है, आप रख करके देख लो, यहाँ 1 रख करके देख लो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, रख करके देख लो, बाकी चीज आप समझ में आ जाएगा। आप अगर k का मान यहाँ पर 1 रख रहे हो, देखो यहाँ पर 1 रखो तो क्या हो जाएगा, k का मान यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो यहीं से पता लग जाएगा ना आपको, देखो यहीं से पता लग जाएगा। k का मान अगर 1 रख रहे हो तो यहाँ पर तो आ जाएगा 4 और यहाँ पर अगर 1 रख रहे हो तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है।
अगर आप -1 रख रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा -4 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर जो है माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, यहाँ पर भी जो है हमारे पास -3 आ रहा है। तो जब -3 आ रहा है ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो वो वेरीफाई भी हो गया, आप लोग देख सकते हो कि भैया अगर ये और ये हो गया तो भैया फिर गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं पहले ही मना कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ है। कोई डाउट वगैरह है, कुछ है तो आप ये पूछ लेना कमेंट में। बाकी हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करो। बाकी कल का जो लेक्चर होगा ना उसमें हम जो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है काफ़ी लंबा हो गया है लेक्चर, तो अब कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर ही हम ख़त्म कर दें। तो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार, हाँ यही है, नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे इसको डिस्कस। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है भाई इसको आप ज्वाइन करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलती है। एंड अगेन अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो जो फ्री PDFs है वो आपको यहीं पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग हमसे पूछ सकते हो। बाकी चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।